22 जून 2025 दुनिया हैरान रह गई जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला। 125 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स, जिसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स भी शामिल थे, उन्होंने फोर्डो, नटांज और इस्फहान में ईरान के अहम बेसिस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके हमला किया। ईरान के कई टॉप कमांडर्स मारे गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस खत्म हो गई हैं, लेकिन अब यह रीजन एक बारूद का ढेर बन गया है। इजराइल भी इसमें शामिल हो गया। उसने ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करके जवाब दिया। कुछ मिसाइलें अंदर तक पहुंची, जिससे तेल अवीव में सिविलियंस घायल हो गए। यह कॉन्फ्लिक्ट तेजी से एक टारगेटेड स्ट्राइक से बढ़कर एक रीजनल कॉन्फ्रंटेशन बन गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने और अमेरिकी नेवल फोर्सेस पर हमला करने की धमकी दी, जिससे ग्लोबल ऑयल और सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ गया। दुनिया किनारे पर खड़ी है, यह देखने के लिए कि क्या डिप्लोमेसी आग बुझा सकती है या क्या यह वह चिंगारी है जो एक ग्लोबल वॉर को भड़काएगी। पहला चैप्टर आग से लिखा गया है, अगला खतरनाक रूप से अनलिखा है। हमलों से दुनिया को पक्ष चुनने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान को रूस और चाइना का सपोर्ट मिला, जिन्होंने अमेरिका की निंदा की और तेहरान को सपोर्ट देने का संकेत दिया। ईरान के रीजनल एलाइज हिजबुल्लाह, सीरिया और हाउथीज ने नए मोर्चे खोलने की धमकी दी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हितों को निशाना बनाया। अमेरिका को इजराइल, यूके और ऑस्ट्रेलिया का पूरा सपोर्ट मिला। सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों ने वॉशिंगटन का साथ दिया, लेकिन उन्हें रीजनल कैओस का डर था। यूरोपीय संघ ने संयम बरतने का आग्रह किया, अमेरिकी हमले को लापरवाह बताया और नई डिप्लोमेसी के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका प्रभाव लिमिटेड था। तुर्की दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करते हुए शांति की बात करता है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजी पर संदेह करता है। यह कॉन्फ्लिक्ट एक गहरी ग्लोबल डिवाइड को उजागर करता है। एक वेस्टर्न लेड ऑर्डर बनाम एक उभरता हुआ गुट जो उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है। यूएन और आईएईए को किनारे कर दिया गया। वे सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर रह गए क्योंकि मिलिट्री लॉजिक हावी हो गया। दुनिया गुटों में बंट गई। हर गुट की अपनी रेड लाइंस थी, जिससे एस्केलेशन के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। एक बड़े युद्ध का खतरा कभी इतना ज्यादा नहीं था। इस अराजकता के बीच भारत ने स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी चुनी, संयम और बातचीत की वकालत की, जबकि किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। भारत के हित सभी प्रमुख प्लेयर्स अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देश और ईरान तक फैले हुए हैं, इसीलिए वह किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। भारतीय सेना अलर्ट पर है। नौसेना ने खाड़ी में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है ताकि व्यापार और लाखों भारतीय नागरिकों की रक्षा की जा सके। बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने की तैयारियां चल रही हैं, जो भारत के प्रैक्टिकल अप्रोच को दर्शाती है। भारत का बैलेंसिंग एक्ट डिप्लोमेसी का एक मास्टर क्लास है। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करते हुए ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखना। चाबहार पोर्ट और जरूरी तेल इंपोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं अगर युद्ध फैलता है। भारत चुपचाप बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगा हुआ है। उम्मीद है कि वह इस रीजन को किनारे से वापस खींच लेगा। फिलहाल यूनियनर्श की ओर बढ़ती दुनिया में भारत की संयम की आवाज अलग दिखती है। दुनिया के सामने एक साफ ऑप्शन है, डिप्लोमेसी के जरिए स्थिति को शांत करना या एक विनाशकारी युद्ध में कूदना। शांति के लिए तत्काल बातचीत की जरूरत है। संभवतः यूरोपीय संघ या भारत जैसी न्यूट्रल पावर्स द्वारा मध्यस्थता की जाएगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू होगी। दूसरा ऑप्शन है एस्केलेशन, मिसाइल स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक कोलैप्स और एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। तीसरा विश्व युद्ध एडवांस हथियारों से लड़ा जाएगा, जिससे इकोनॉमीज पंगु हो जाएंगी और अनगिनत जाने जाएंगी। अब लिए गए फैसले वॉशिंगटन, तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में भविष्य को आकार देंगे। शांति की आवाजें अक्सर दब जाती हैं, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे जैसे दुनिया किनारे पर डगमगा रही है, सवाल सीधा है, क्या हम युद्ध चुनते हैं या हम शांति चुनते हैं? जवाब हमारे युग को परिभाषित करेगा।